हमारे 3D प्रिंटेड घरों के वीडियो में बताया गया कि ये तकनीक आवास आपूर्ति संकट हल कर सकती है और सही इस्तेमाल से CO2 उत्सर्जन भी घटा सकती है। ये घरों सहित सभी संरचनाओं के निर्माण में उछाल ला सकती है। लेकिन हमने ये भी बताया था उन लोगों के लिए जिन्होंने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है कि 3D हाउस प्रिंटिंग तकनीक अभी उस स्तर पर नहीं पहुंची है। इसमें कई लॉजिस्टिकल समस्याएं हैं और मान लें कि ये रातों रात भी सुलझ जाएं, तब भी निर्माण परियोजनाओं की गुणवत्ता पर्याप्त नहीं है। समय नहीं रुकता और प्री फैब्रिकेटेड घर इस दौड़ में आगे हैं। मॉड्यूलर व मोबाइल घर अन्य निर्माण की तुलना में जल्दी बनते हैं। ये पर्यावरण की दृष्टि से 3D प्रिंटिंग जितने ही व्यवहार्य और उससे व पारंपरिक निर्माण से सस्ते हैं। प्रीफैब होम इंडस्ट्री के 2028 तक 114 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि ये घर मालिकों के लिए बहुत आकर्षक है। इससे सवाल उठता है, प्री फैब्रिकेटेड घरों ने ऐसा क्या सही किया जो 3D प्रिंटिंग नहीं कर पाई? मॉड्यूलर घर। बाजार में दो तरह के प्री फैब्रिकेटेड घर हैं, मॉड्यूलर और मैन्युफैक्चर्ड मोबाइल घर। हालांकि सिद्धांत रूप में ये एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये दो अलग अलग प्रकार की इमारतें हैं, इसलिए हम इन्हें अलग अलग विश्लेषित करेंगे। 2016 की एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के मुताबिक मॉड्यूलर घरों को वैश्विक आवास संकट के समाधान के रूप में अपनाया गया था और संकट का सबसे ज्यादा असर 10 मिलियन से ज्यादा आबादी वाले मेगा शहरों पर था। 34 मौजूदा मेगा शहरों में से 26 विकासशील देशों में स्थित है, जो आवास संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शहरी विस्तार और झुग्गियों का विकास, जो गरीब और अमीर के बीच लगातार बढ़ती आर्थिक खाई के कारण होता है। इस समस्या के समाधान के लिए मानव जाति को हर साल लगभग 35 मिलियन या रोज 95,000 अपार्टमेंट्स बनाने होंगे, ताकि न्यूनतम जरूरतें पूरी हों, जहां इस धरती पर हर व्यक्ति के सिर पर किसी हद तक किफायती छत हो। चूंकि यह असंभव है, हमारी तकनीकी क्षमता की कमी के कारण नहीं, बल्कि आर्थिक कारणों से, इसलिए बड़े पैमाने पर किफायती आवास का विकास अनिवार्य हो गया। पारंपरिक घरों के विपरीत, जिन्हें पूरी तरह से साइट पर बनाया जाता है, मॉड्यूलर घर फैक्ट्री या उत्पादन संयंत्र में बनाए जाते हैं। घर के विभिन्न मॉड्यूल, इसी वजह से इन्हें मॉड्यूलर कहा जाता है, फैब्रिकेट किए जाते हैं, फिर उन्हें भविष्य के गृहस्वामी की संपत्ति पर पहुंचाया जाता है, जहां उन्हें असेंबल किया जाता है। घर बनाने की लेगो विधि गृहस्वामी को डिजाइन के मामले में लगभग हर वह चीज देती है जिसकी वह इच्छा कर सकता है, और मॉड्यूल्स को आपस में जोड़कर एक संपूर्ण संरचना बनाई जाती है। कुछ मामलों में घर का अधिकतम 90% हिस्सा फैक्ट्री में ही बनता है। दरवाजे, दीवारें, सीढ़ियां, खिड़कियां, फर्श और छत सब साइट के बाहर बनते हैं। फैक्ट्री में निर्माण प्रक्रिया आधुनिक डिजाइन, कटिंग और प्रिंटिंग तकनीकों पर निर्भर करती है। मॉड्यूल्स कैड प्रोग्राम्स में सटीकता से डिजाइन होते हैं। कुछ हिस्से 3D प्रिंट होते हैं, बाकी लेजर गाइडेड मशीनों से काटे और आकार दिए जाते हैं। मॉड्यूल्स सटीक होते हैं, फिर भी कंपोनेंट्स के मिसअलाइनमेंट को सहन करते हैं। मॉड्यूलर घरों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री पारंपरिक तरीके से घर बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री से ज्यादा अलग नहीं होती। सबसे बड़ा अंतर सिर्फ ईंट और गारे का न होना है। कभी कभी घर के बाहरी हिस्से में ईंट या पत्थर इस्तेमाल होता है ताकि वो ईंट गारे का लगे, लेकिन असली दीवारों और भार सहन के लिए स्टील व लकड़ी आमतौर पर उपयोग होती है, क्योंकि दोनों को आकार देना बहुत आसान है और लकड़ी बहुत हल्की भी होती है, जबकि नींव के लिए कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है। एक ही सामग्री इस्तेमाल करने के बावजूद फैक्ट्री में घर बनाने की प्रक्रिया इतनी कुशल है कि प्री फैब्रिकेटेड घरों में पारंपरिक घरों की तुलना में 50% कम सामग्री बर्बाद होती है, जिससे ये पर्यावरण के प्रति अधिक जागरूक समाधान बनते हैं। एक चीनी निर्माण कंपनी ब्रॉड सस्टेनेबल बिल्डिंग ने मॉड्यूलर निर्माण प्रक्रिया और इसकी आर्थिक व पर्यावरणीय क्षमता के लिए मानक 2008 में ही स्थापित कर दिया था, जो कि अगर आपको अपना दिन खराब करना हो तो लगभग 2 दशक पहले की बात है। BSB ने 90% मॉड्यूलर घटक साइट से बाहर बनाए, जिससे उत्पादन अपशिष्ट सिर्फ 1% रहा। और अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है कि यह संख्या कितनी हास्यास्पद रूप से छोटी है, तो यूरोपीय संघ में, जो पूरे महाद्वीप के आधे हिस्से में फैला है और जिसमें इसकी आधी से ज्यादा आबादी रहती है, कुल कचरे का 1/3 निर्माण कचरा है। BSB के प्रीफैब घर निर्माण में सिर्फ 1% सामग्री ही बर्बाद होती है, जो हैरान करने वाली बात है। दूसरी बात, BSB की निर्माण प्रक्रिया पारंपरिक घरों की तुलना में करीब 5 गुना ज्यादा ऊर्जा कुशल है। इसे पूरी इंडस्ट्री में लागू करना मुश्किल है, फिर भी संभावना है कि सभी प्रीफैब्रिकेशन प्रक्रियाएं
पारंपरिक निर्माण की तुलना में काफी अधिक कुशल हैं। तीसरी बात, बीएसबी ने निर्माण में रिसाइकल स्टील का उपयोग शुरू किया, जिससे तरीका और पर्यावरण के अनुकूल बना। प्री फैब्रिकेटेड घर पारंपरिक निर्माण की तुलना में पर्यावरण पर कम असर डालते हैं। ऐसा ही वादा 3D प्रिंटेड घरों के लिए भी किया गया था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। दर्जन भर और दावे भी थे जो कभी पूरे नहीं हुए। अब प्रीफैब घर निर्माण प्रक्रिया पर लौटते हैं। नींव, जैसा कि आप सही मान सकते हैं अगर आप जानते हैं कि कंक्रीट कैसे काम करता है, या अगर आपने कभी बॉब द बिल्डर देखा है, तो उसे साइट के बाहर तैयार नहीं किया जा सकता, और ये मॉड्यूलर घर की स्थिरता के लिए बहुत जरूरी है। आप किसी भी मॉड्यूलर घर को यूं ही किसी भी जमीन के टुकड़े पर नहीं रख सकते, कम से कम कानूनी तौर पर तो नहीं, क्योंकि जो मॉड्यूल्स मिलकर मॉड्यूलर घर बनाते हैं वे सीधे नींव से जुड़े होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप पुराने तरीके से घर बनाते समय नींव पर ईंट और सीमेंट ब्लॉक रखते हैं। एक बार नींव सूख जाने के बाद और सभी मॉड्यूल्स बन जाने के बाद, जो आमतौर पर 1 से 3 महीने लगते हैं, हालांकि इसे 1 हफ्ते से थोड़ा ज्यादा समय में भी पूरा किया जा सकता है, निर्माण कंपनियां क्रेन की मदद से साइट पर मॉड्यूलर घरों को जोड़ती हैं। यह प्रक्रिया कुछ घंटे या दिन भी ले सकती है। स्पष्ट है, मॉड्यूलर घर 20 फुट के कंटेनर नहीं होते। ये सिर्फ घर का ढांचा नहीं होते जिन्हें अलग से पानी या बिजली चाहिए। इन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये उसी तरह से ग्रिड से जुड़ सकें जैसे पारंपरिक तरीके से बने घर जुड़ते हैं, और इनमें वे सभी सुविधाएं होती हैं जो किसी भी सामान्य घर में मिलती हैं, जैसे पानी, बिजली, सीवेज, गैस लाइन, टेलीकम्युनिकेशन और एयर कंडीशनिंग। मॉड्यूलर निर्माण का उपयोग घरों के अलावा बिल्डिंग डेवलपमेंट में भी होता है। इसकी शुरुआत 70 के दशक में सोवियत लोगों ने की थी, जिन्होंने 3D ब्लॉक संरचनाओं का इस्तेमाल करके बहुत तेजी से विशाल आवासीय इमारतें बनाई थीं, जो उस समय की आवास संकट की वजह से जरूरी था। वे लगभग 19.6 वर्ग मीटर या 210 वर्ग फुट के ब्लॉक बनाते थे, और उन्हें एक मजबूत धातु के फ्रेम पर एक के ऊपर एक रखते जाते थे, जब तक कि वे 16 मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। समय के साथ इसमें विकास हुआ, और अब ब्रुकलिन के 461 डीन स्ट्रीट पर दुनिया की सबसे ऊंची मॉड्यूलर इमारत है, जो 32 मंजिल और लगभग 110 मीटर ऊंची है। ये इमारत पैसिफिक पार्क कॉम्प्लेक्स में बनी, और आधी यूनिट्स कम व मध्यम आय वाले परिवारों को किराए पर दी गईं। डेवलपर्स के लिए यह आर्थिक रूप से संभव है, क्योंकि पूर्व निर्मित घरों की लागत कम है। मॉड्यूलर बिल्डिंग यूनिट्स पूरी तरह से बाथरूम और किचन के उपकरणों जैसे सिंक, शावर और टॉयलेट के साथ आती हैं। साथ ही फिनिशिंग एलिमेंट्स जैसे फ्लोरिंग और लाइटिंग भी शामिल होती है। मॉड्यूलर घरों के साथ ये थोड़ा अलग है, क्योंकि आप एक खरीदार के रूप में अपनी पसंद की लाइटिंग और किचन एलिमेंट्स चुन सकते हैं। डेवलपर इन्हें आपके लिए मॉड्यूलर घर में शामिल कर सकता है, या आप इन्हें खुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं। किसी भी तरह से, चाहे घर के सभी उपकरण और इंटीरियर डिजाइन शामिल हों, मॉड्यूलर घर बनाना पारंपरिक घर की तुलना में काफी सस्ता होता है। यही बात इन घरों के निर्माण की तेजी के साथ साथ इस विकल्प को और भी आकर्षक बनाती है। सोवियत संघ में एक मॉड्यूलर घर बनने में औसतन 1 महीना लगता था। अब इससे पहले कि हम मोबाइल होम्स की बात करें, यह बताना जरूरी है कि मॉड्यूलर घर सिर्फ आवासीय संपत्तियों के रूप में ही नहीं बनाए जाते, क्योंकि ये बहुत सस्ते होते हैं और जल्दी से तैयार किए जा सकते हैं। इन्हें अक्सर अस्थायी सुविधाओं के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ताकि विदेश में तैनात कर्मचारियों या सैन्य कर्मियों को ठहराया जा सके। यह दूर दराज इलाकों में स्कूल, क्लिनिक या अन्य जरूरी सुविधा स्थापित करने का असरदार तरीका है, जो अक्सर अविकसित देशों में मानवीय सहायता से किया जाता है। ऐसी इमारतें जो बड़े पैमाने पर आपदाओं की स्थिति में आपातकालीन राहत प्रयासों का हिस्सा होती हैं, जैसे स्थानीय रेड क्रॉस कार्यालय, चिकित्सा सुविधाएं, खोज और बचाव सुविधाएं और अन्य, अक्सर ये मॉड्यूलर होती हैं, क्योंकि यह संचालन का आधार स्थापित करने का सबसे तेज तरीका है, जिसमें टेंट की तुलना में ज्यादा संरचनात्मक मजबूती होती है। मोबाइल होम्स, मॉड्यूलर और मैन्युफैक्चर्ड होम्स, जिन्हें आमतौर पर मोबाइल होम्स कहा जाता है, के बीच सबसे बड़े अंतर हैं। इनमें इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स, बिल्डिंग कोड्स और ये तथ्य कि मोबाइल होम्स, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, मोबाइल यानी चलने फिरने वाले होते हैं। ये चेसिस पर फिक्स होते हैं, जिससे इन्हें इधर उधर ले जा सकते हैं, जबकि मॉड्यूलर होम नींव में फिक्स होता है। मॉड्यूलर होम्स के विपरीत, जिन्हें लगभग पूरी तरह से फैक्ट्री में बनाया जाता है और फिर साइट पर असेंबल किया जाता है, मोबाइल होम्स पूरी तरह से फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। उसके बाद इन्हें साइट पर लाकर असेंबल किया जाता है। चूंकि मॉड्यूलर होम्स कई मॉड्यूल से बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें आमतौर पर फ्लैट बेड ट्रकों से ले जाया जाता है, जबकि मोबाइल होम्स इतने बड़े होते हैं कि उन्हें ऐसे ट्रकों से नहीं ले जाया जा सकता और उन्हें टो करना पड़ता है।
मॉड्यूलर होम्स में टोइंग के लिए चेसिस नहीं होता, क्योंकि इन्हें असेंबल के बाद मूव करने के लिए नहीं बनाया गया है। अगर आप मॉड्यूलर होम को शिफ्ट करना चाहते हैं तो आपको उसके सभी मॉड्यूल्स को अलग अलग करना पड़ेगा और फिर किसी दूसरी जगह पर उन्हें दोबारा असेंबल करना पड़ेगा। मोबाइल होम्स हालांकि दो हिस्सों में बनते हैं, जिन्हें ट्रकों द्वारा कंस्ट्रक्शन साइट पर लाया जाता है, जहां उन्हें जल्दी से जोड़ दिया जाता है। चेसिस हटा दी जाती है और घर वहीं स्थापित हो जाता है। आप घर को कभी भी फिर से शिफ्ट कर सकते हैं, बस चेसिस फिर से लगाकर और दो ट्रकों से घर को टो करके ले जाएं। मॉड्यूलर और मोबाइल होम्स दोनों फैक्ट्री में बनते हैं और साइट पर असेंबल होते हैं, इसलिए ये पहली नजर में एक जैसे लगते हैं। मोबाइल होम्स उसी चेसिस पर बनाए जाते हैं जिसका इस्तेमाल उन्हें टो करने के लिए किया जाता है। निर्माण नीचे से ऊपर की ओर होता है। पहले फ्लोर बनते हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल वायरिंग व प्लम्बिंग कनेक्शन होते हैं। फिर मजदूर दीवारें बनाकर उनमें इंसुलेशन लगाते हैं, उन्हें फ्लोर से जोड़ते हैं और ऊपर सीलिंग व छत लगाते हैं। दरवाजे, खिड़कियां और इंटीरियर की अंतिम सजावट आखिरी चरण होती है। मॉड्यूलर घरों के विपरीत मोबाइल होम का मुख्य पहलू उसकी गतिशीलता है, इसलिए यह निर्माण विधि इमारतों में नहीं अपनाई जा सकती। अगर आपके पास उचित परमिट और साधन हैं, तो आप कभी भी इसे चेसिस पर लगाकर टो करके ले जा सकते हैं। यही वजह थी कि मोबाइल होम्स पहली बार इतने लोकप्रिय हुए जब वे 20वीं सदी के मध्य में सामने आए और उन्हें उन लोगों के लिए आदर्श आवास समाधान के रूप में प्रचारित किया गया जो काम के लिए गए अक्सर जगह बदलते रहते थे। पहले के समय में मोबाइल होम्स वास्तव में बहुत छोटे हुआ करते थे, इतने छोटे कि लोग उन्हें अपनी खुद की ट्रक से खींच सकते थे। उन्हें इसके लिए किसी ट्रकिंग कंपनी को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पुराने मोबाइल होम्स ऊर्जा के लिहाज से अक्षम थे, लेकिन अब आधुनिक मोबाइल होम्स में ऐसा नहीं है। ये मॉड्यूलर होम्स जितने कुशल होते हैं, इसी वजह से पिछले लगभग 20 वर्षों में इनकी कीमत में कुल मिलाकर बढ़ोतरी हुई है। इनकी निर्माण प्रक्रिया पर्यावरण के लिए बेहतर है, क्योंकि पारंपरिक निर्माण की तुलना में इसमें कम कचरा निकलता है। प्रीफैब घरों की सुरक्षा और दीर्घायु। प्रीफैब्रिकेटेड घरों को लेकर लोगों का सबसे आम सवाल उनकी संरचनात्मक मजबूती को लेकर होता है, जो यह तय करता है कि वे कितने सुरक्षित हैं और कितने समय तक टिक सकते हैं। चूंकि इन्हें ईंट और सीमेंट ब्लॉक का उपयोग करके नहीं बनाया जाता, इसलिए प्रीफैब्रिकेटेड घरों को अक्सर पारंपरिक तरीके से साइट पर बने घरों की तुलना में कम सुरक्षित माना जाता है। लेकिन मामला इससे कहीं अधिक जटिल है। आग सुरक्षा के लिए प्रीफैब्रिकेटेड घरों में स्टील और कैल्शियम सिलिकेट बोर्ड जैसी गैर दहनशील सामग्री इस्तेमाल होती है। अधिकांश क्षेत्रों में प्रीफैब्रिकेटेड घरों को पारंपरिक भवनों की तरह ही अग्नि सुरक्षा परीक्षण पास करना होता है, इसलिए मानकों में कोई अंतर नहीं है। ये तो ठीक है, लेकिन अगर आप घर के ढांचे के लिए इतनी ज्यादा स्टील का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि जंग लगना एक गंभीर समस्या है, खासकर तटीय क्षेत्रों में? सबसे पहली बात, प्रीफैब घरों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली स्टील जस्ती होती है। जस्तीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें स्टील पर जिंक की एक सुरक्षात्मक परत चढ़ाई जाती है। जिंक भी जंग लगने के लिए संवेदनशील होता है, लेकिन यह एक बलिदानी परत के रूप में काम करता है, जो नीचे की स्टील की जगह खुद जंग खा जाता है। दूसरी बात, प्रीफैब घरों में फर्श को अक्सर ऊपर उठाया जाता है ताकि वेंटिलेशन हो सके और नमी के जमाव को कम किया जा सके। कुछ प्रीफैब घरों में अंदर लगभग 30 सेंटीमीटर या 1 फुट जगह होती है। सबसे अहम बात यह है कि प्रीफैब घरों में पैनलों और ढांचे के बीच जोड़ बिना गैप के सील होते हैं, जिससे बाहरी नमी बाहर रहती है। इसी कारण आधुनिक प्रीफैब घर समशीतोष्ण जलवायु और ऐसे वातावरण में जहां परिस्थितियां बहुत कठोर ना हों, 50 साल तक टिक सकते हैं। हालांकि असली उम्र सामग्री और रखरखाव पर निर्भर करती है। कठिन वातावरण जैसे कि उष्णकटिबंधीय या बेहद गर्म और सूखे क्षेत्रों में प्रीफैब घर 15 साल तक टिकते हैं। तेज धूप या भारी बारिश के मौसम को सहना एक बात है, भूकंप और तूफान यह पूरी तरह से अलग मामला है। भूकंपीय क्षेत्र में प्रीफैब घर बनाने के लिए डेवलपर्स को यूनिट को भूकंपीय नींव पर बोल्ट करना होता है। अब सामान्य नींवें घर का भार जमीन में कम झुकाव के साथ स्थानांतरित करती हैं। यह सरल कार्य है और इसमें किसी विशेष बदलाव की जरूरत नहीं होती। भूकंपीय नींव बनाना कठिन है, क्योंकि उन्हें भूकंप की ऊर्जा अवशोषित कर प्रीफैब घर पर असर कम करना होता है। इस संदर्भ में हमें भूकंप के 4 मूल प्रभावों पर विचार करना होता है। तीव्र कंपन, जिन्हें हम जमीन के हिलने के रूप में महसूस करते हैं, चट्टान और मिट्टी के माध्यम से यात्रा करते हैं, जिससे नींव में दरार आ सकती है।
और ये पूरी संरचना को हिला सकते हैं और संरचनात्मक ध्वंस का कारण बन सकते हैं। मिट्टी का द्रवीकरण एक और घटना है। भूकंप में ढीली मिट्टी तरल जैसी हो जाती है और नींव से दूर बहती है, जिससे नींव असुरक्षित हो जाती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो मिट्टी खुद भी उसी तरह फट या दरार सकती है जैसे कंक्रीट में दरार आ जाती है। अंतिम समस्या और अब तक की सबसे गंभीर समस्या लैटरल स्प्रेडिंग है, जिसमें जमीन सचमुच दो हिस्सों में बंट जाती है और दोनों तरफ की जमीन एक दूसरे से दूर चली जाती है। एक प्री फैब्रिकेटेड घर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर निर्माण कंपनी को मिट्टी का विश्लेषण करना होता है और उसके आधार पर एक विशेष प्रकार की नींव बनानी होती है। हम 6 भूकंपरोधी नींव की प्रकारों के बारे में जानेंगे, लेकिन प्री फैब्रिकेटेड घर को भूकंप सुरक्षित बनाने वाली मुख्य बात इसकी नींव है, न कि उसकी संरचनात्मक मजबूती। आप वाइब्रेनियम का इस्तेमाल करके भी एक प्री फैब्रिकेटेड घर बना सकते हैं, लेकिन अगर भूकंप में नींव 2 हिस्सों में टूट जाती है तो वह घर फिर भी ढह जाएगा। तूफान प्रवण क्षेत्रों में घर बनाते समय संरचनात्मक मजबूती को प्राथमिकता दी जाती है। इन प्रीफैब घरों में स्टील फ्रेम, इंपैक्ट रेजिस्टेंट खिड़कियां और हरिकेन स्ट्रैप्स होती हैं ताकि छत न उड़े। कुछ प्रीफैब घर बोफोर्ट स्केल पर लगभग स्तर 10 तक की हवाओं को सहन कर सकते हैं, जो आमतौर पर बड़े पेड़ों को उखाड़ने और घरों को तोड़ने के लिए पर्याप्त ताकत होती है। बीजिंग की चेन डोंग प्री फैब्रिकेटेड हाउसिंग कंपनी द्वारा बहामास में बने प्री फैब्रिकेटेड घरों ने 2011 के हरिकेन आयरीन का सामना किया था। बीजिंग की ये कंपनी इस कारोबार में सबसे बेहतरीन कंपनियों में से एक मानी जाती है। 120 मील प्रति घंटे यानी लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली कैटेगरी 3 हरिकेन, जो अन्य जगहों पर अरबों डॉलर का नुकसान कर गई, उस इलाके में किसी मॉड्यूलर घर को नुकसान नहीं पहुंचा। ये विशेषताएं केवल उन्हीं प्रीफैब घरों में होती हैं जो खतरनाक इलाकों के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि ये महंगी हैं और हल्के मौसम वाले क्षेत्रों में इनका निवेश फायदेमंद नहीं। गुणवत्ता के मामले में प्रीफैब्रिकेटेड घरों को भी वही मानक और कोड मानने होते हैं जो साइट पर बने घरों को, कम से कम अमेरिका में। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब 3D प्रिंटेड घरों से तुलना करते हैं। फैब्रिकेटेड घर बनाम 3D प्रिंटेड घर। 3D प्रिंटिंग के निर्माण में आम होने और 3D प्रिंटेड घर का विचार हकीकत के करीब आने पर कई लोगों ने सोचा कि ये कई जरूरतें पूरी करेगा जो असल में प्री फैब्रिकेटेड घर पूरा कर रहे हैं। ऐसा लगा कि 3D प्रिंटिंग पारंपरिक निर्माण से तेज, सस्ती, जल्दी और अधिक पर्यावरण के अनुकूल होगी, लेकिन यह बात केवल कुछ हद तक ही सही साबित हुई। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि प्रीफैब घरों के पारंपरिक निर्माण के विपरीत 3D प्रिंटेड घर अंतिम उत्पाद नहीं होते हैं। निर्माण कंपनी के मॉड्यूलर घर स्थापित करते ही मालिक उसी दिन उसमें रह सकता है। 3D प्रिंटर निर्माण में सिर्फ घर का बाहरी ढांचा बना सकते हैं, वो भी पूरा नहीं। उदाहरण के लिए ओवरहैंग्स, खिड़कियों और दरवाजों के ऊपर बीम अभी भी मैनुअली लगानी पड़ती हैं और सारी इलेक्ट्रिकल वर्क, प्लम्बिंग, इंसुलेशन और छत का काम भी हाथ से ही किया जाता है। इसके अलावा कंक्रीट कुछ घंटों में पूरी तरह से सेट और सूखता नहीं है, इसलिए मालिक को अपना घर मजबूत होने के लिए कम से कम 3 हफ्ते तक इंतजार करना पड़ता है। कंक्रीट सूखने के बाद भी मालिक को सारा अंदरूनी काम खुद करना पड़ता है, जबकि प्रीफैब घरों में ये पहले से हो जाता है। रफ्तार की बात करें तो प्रीफैब घर लेना जरूरी नहीं कि 3D प्रिंटेड घर से ज्यादा तेज हो, लेकिन अंतिम नतीजा अलग होता है। संदर्भ के लिए हमने अभी जो कहा था उसे देखिए। जरूर घर आपके पास पहुंचने में 3 महीने तक लग सकते हैं, लेकिन एक बार जब ये बनकर तैयार हो जाता है तो आप एक पूरी तरह से तैयार घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं। 3D प्रिंटर कुछ ही दिनों में घर का ढांचा तैयार कर सकते हैं, या अगर घर छोटा हो तो 1 दिन से भी कम समय में बना सकते हैं, और इस लिहाज से यह प्रक्रिया प्रीफैब घर की तुलना में तेज है। लेकिन आपको अभी भी कंक्रीट सूखने में लगभग 3 हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद ही बाकी काम शुरू हो पाएगा, जिसका मतलब है कि घर ऑर्डर करने और उसमें शिफ्ट होने के बीच जो समय लगता है वो दोनों ही मामलों में लगभग बराबर है। हालांकि सबसे बड़ा मुद्दा पैसे का है। प्री फैब्रिकेटेड घर लगभग हमेशा उसी आकार के पारंपरिक घरों की तुलना में सस्ते होते हैं। सटीक अंतर कई कारकों पर निर्भर करता है और यह 10 से 50% तक कुछ भी हो सकता है। फैक्ट्री में मॉड्यूलर घर बनाना खुले में बनाने से ज्यादा कुशल है, जिससे समय और देरी कम होती है और ठेकेदारों के लिए शेड्यूल से पीछे रहना मुश्किल होता है। याद रखें कि खुले में निर्माण मौसम पर निर्भर करता है, जिसका मतलब है कि अगर किसी दिन ज्यादा बारिश हो जाए
तो ठेकेदार बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते। और भी बुरा यह है कि खराब मौसम साइट पर मौजूद सामग्री को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे बजट बढ़ जाता है और समय सीमा भी बढ़ जाती है, और यही स्थिति चोरी के कारण भी हो सकती है। प्री फैब्रिकेटेड घरों के साथ मौसम से होने वाला नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि इन्हें अंदर ही बनाया जाता है और बाहर सिर्फ नींव डालने और घर को स्थापित करने का काम होता है। प्री फैब्रिकेटेड घरों की निर्माण प्रक्रिया सामग्री के नजरिए से भी कहीं अधिक किफायती होती है, जैसा कि हमने पहले बताया था, और चूंकि इसमें सामग्री की बर्बादी कम होती है, इसलिए कीमत भी कम होती है। इसके अलावा मॉड्यूलर और मोबाइल घरों के लिए मॉड्यूल काटने और स्थापित करने में पारंपरिक घर बनाने की तुलना में कम लोगों की जरूरत होती है, और यही बात इन घरों की डिलीवरी और अंतिम सेटअप पर भी लागू होती है। आमतौर पर प्रीफैब घरों की बताई गई कीमतें वही रहती हैं, क्योंकि बदलावों से जुड़ी लागत बढ़ोतरी नहीं होती। निर्माण के दौरान बदलाव लागत बढ़ने का सबसे बड़ा कारण होते हैं, और प्री फैब्रिकेटेड घरों में ऐसा बहुत ही कम होता है, क्योंकि घर का सटीक डिजाइन और कीमत पहले से तय कर ली जाती है। 3D प्रिंटिंग से निर्माण में इसी तरह के नतीजों का दावा था, लेकिन अभी भी प्री फैब्रिकेटेड और पारंपरिक घर 3D प्रिंटेड घरों से सस्ते हैं। जहां 3D प्रिंटिंग में वाकई जबरदस्त संभावनाएं हैं, खासकर मजदूरों की सुरक्षा बढ़ाने, श्रम लागत घटाने, निर्माण समय और सामग्री की बर्बादी कम करने में, वहीं इस तकनीक को अपनाने की रफ्तार अभी भी धीमी है। 3D प्रिंटिंग की तुलना पारंपरिक निर्माण से करने के लिए कई अध्ययन किए गए हैं, और आम राय यही है कि 3D प्रिंटिंग में पारंपरिक निर्माण की तुलना में लगभग 30% सस्ता होने की संभावना है। मुख्य कारण है कि यह सामग्री की बर्बादी कम करता है और प्रिंटर इंसानों से अधिक कुशल हैं। लेकिन यहाँ मुख्य शब्द संभावना है। रिकॉर्डिंग के समय 3D प्रिंटिंग पारंपरिक निर्माण से अभी भी महंगी है, इसीलिए इसका उपयोग केवल विकास परियोजनाओं के कुछ हिस्सों में होता है, लेकिन पूरी इमारतें बनाना अभी भी बहुत दूर की बात है। 2024 की एक स्टडी ने जर्मनी के बर्लिन और बेखम में आवासीय इमारतों के केस स्टडीज की तुलना की, ताकि निर्माण परियोजना के हर हिस्से की लागत में अंतर पता चल सके। स्पष्ट कर दूं, यह अब तक की इकलौती स्टडी है जो हर परियोजना विकास चरण का विश्लेषण करती है। यह इमारत निर्माण विधियों की तुलना का सर्वोत्तम तरीका है, क्योंकि कई स्टडीज सिर्फ निर्माण लागत का विश्लेषण करती हैं। वे दावा करती हैं कि 3D प्रिंटिंग सस्ती है, लेकिन यह गलत है, और यहाँ कारण दिए गए हैं। निर्माण में 3D प्रिंटिंग के लिए प्रोजेक्ट की तैयारी सबसे महंगा हिस्सा है, जो ऑन साइट प्रिंटर के साथ 80% और ऑफ साइट प्रिंटर के साथ 71% लागत के लिए जिम्मेदार है। पारंपरिक निर्माण में लागत सिर्फ 19% तक सीमित रहती है। अगर आप ठोस आंकड़े चाहते हैं, तो अध्ययन के अनुसार पारंपरिक निर्माण की तैयारी की लागत लगभग 18,000 यूरो है, जबकि 3D प्रिंटिंग की तैयारी की लागत हैरान कर देने वाली 3,35,000 यूरो है। 3D प्रिंटिंग की तैयारी पारंपरिक निर्माण से ज्यादा महंगी है, क्योंकि 3D प्रिंटर बेहद सटीक होते हैं और इनमें लचीलापन नहीं होता। अगर प्रिंटर कोई गलती करता है, तो आमतौर पर वह ऑपरेटर की होती है, प्रिंटर की नहीं, और उस गलती को ईंट निकालकर ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां ईंटें नहीं होती। 3D प्रिंटेड दीवार एक एकल इकाई और वस्तु होती है। यह सैकड़ों छोटी छोटी वस्तुओं से नहीं बनती। गलतियों से बचने के लिए हर निर्माण परियोजना अलग तरीके से ली जाती है, और प्रिंटर को नए सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से अपडेट किया जाता है। जैसे जैसे यह तकनीक विकसित होगी और पुनः उपयोगी डिजाइन आएंगे, लागतें भविष्य में कम हो सकती हैं। लॉजिस्टिक्स लागत पारंपरिक निर्माण में 11%, ऑन साइट 3D प्रिंटिंग में 13% और ऑफ साइट 3D प्रिंटिंग में 19% होती है। इन दोनों तरीकों में अंतर यह है कि ऑफ साइट 3D प्रिंटिंग में 3D प्रिंटेड कंपोनेंट्स कहीं और बनाए जाते हैं और फिर उन्हें निर्माण स्थल तक पहुंचाया जाता है, और यही परिवहन लागतें कीमत को बढ़ा देती हैं। ऑन साइट 3D प्रिंटिंग की परिवहन लागतें लॉजिस्टिक्स लागत का सबसे बड़ा हिस्सा हैं, लगभग 48,000 यूरो। कंपनियों को भारी 3D प्रिंटिंग उपकरण ले जाने पड़ते हैं, लेकिन ऑफ साइट परिवहन लागतें 74,000 यूरो से भी अधिक हैं। होल्डिंग लागतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि प्री फैब्रिकेटेड कंपोनेंट्स को कम से कम 28 दिन तक नहीं हिलाया जा सकता, ताकि ढुलाई के लिए वे पर्याप्त ताकत और संरचनात्मक मजबूती पा सकें। तुलना करें तो पारंपरिक निर्माण की परिवहन लागतें शायद ही 3,300 यूरो से अधिक होती हैं। भविष्य में पारंपरिक निर्माण और ऑन साइट 3D प्रिंटिंग का अंतर घट सकता है,
क्योंकि कॉम्पैक्ट 3D प्रिंटर विकसित हो रहे हैं और परिवहन लागतें कम होंगी। अब तक 3D प्रिंटिंग पारंपरिक निर्माण से ज्यादा महंगी रही है, लेकिन जब हम असली निर्माण लागतों की बात करते हैं तो यह बदल जाता है। सबसे पहले 3D प्रिंटर का संचालन सस्ता होता है। साइट पर ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं होती। हालांकि प्रिंटर ऑपरेटरों को बहुत कुशल और योग्य होना चाहिए। पारंपरिक श्रम लागतें 3D प्रिंटिंग की तुलना में 6 से 9 गुना अधिक हैं और पारंपरिक निर्माण में कुल निर्माण लागत को सबसे ज्यादा यही बढ़ाता है। पारंपरिक सामग्री 3D प्रिंटेड सामग्री से महंगी होती है, लेकिन इतनी नहीं जितना आप सोचते हैं। जब 3D प्रिंटर पहली बार निर्माण बाजार में आने लगे थे, तो हमें यह वादा किया गया था कि सामग्री लागत हमेशा उन मुख्य तरीकों में से एक होगी जिनसे 3D प्रिंटर पैसे बचाएंगे, क्योंकि वे वही सामग्री इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आमतौर पर उतनी मात्रा में नहीं जितनी पारंपरिक निर्माण में लगती है। ये सच्चाई से अभी भी काफी दूर है। 2024 के अध्ययन के अनुसार 3D प्रिंटर 15,000 यूरो सामग्री पर खर्च करते हैं, जबकि पारंपरिक निर्माण में उसी परियोजना के लिए सामग्री पर 18,720 यूरो लगते हैं। आपको लगेगा अंतर 25% से ज्यादा होगा, लेकिन इससे साबित होता है कि 3D प्रिंटर को कम सामग्री चाहिए। पारंपरिक सामग्री जैसे सीमेंट को 3D प्रिंटिंग के लिए उपयुक्त मानने के बावजूद कंपनियां महंगी विशेष सामग्री चुनती हैं। निर्माण में 3D प्रिंटिंग के प्रदर्शन को और भी कमतर दिखाने के लिए हम ऊर्जा लागत पर नजर डाल सकते हैं, जो पारंपरिक निर्माण में 0 के बराबर होती है। पारंपरिक निर्माण मानव श्रम पर निर्भर है, जबकि 3D प्रिंटर प्रोजेक्ट साइट पर हो या साइट से बाहर 3,000 से 6,000 यूरो खर्च कर सकता है। आखिर में हिसाब लगाया जाता है। पारंपरिक तरीके से बना प्रोजेक्ट लगभग 93,500 यूरो का खर्च आता है, जबकि इसी तरह के 3D प्रिंटेड प्रोजेक्ट्स की लागत 4,18,500 और 4,72,600 यूरो है, जिसमें ऑफ साइट प्रिंटिंग सबसे महंगी पड़ती है। निर्माण प्रोजेक्ट के सभी हिस्से जोड़ें तो यह 5 गुना महंगा पड़ता है, यानी इतने पैसों में 4 और ऐसे प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं। 3D प्रिंटेड कंस्ट्रक्शन में प्रोजेक्ट की तैयारी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि 3D प्रिंटेड कंस्ट्रक्शन में यह लगभग 19 गुना ज्यादा होती है। तो निर्माण की प्रक्रिया 3D प्रिंटिंग के साथ पारंपरिक निर्माण से सस्ती है। लोग अक्सर 3D प्रिंटिंग को आर्थिक रूप से ज्यादा व्यवहार्य साबित करने के लिए इस दावे का इस्तेमाल करते हैं। कुल मिलाकर जब हम लॉजिस्टिक्स और तैयारी को ध्यान में रखते हैं, तो पूरा प्रोजेक्ट अब भी मजाकिया तौर पर कहीं ज्यादा महंगा है अगर आप 3D प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मशीन बहुत संवेदनशील है और इनपुट बेहद सटीक चाहिए। एक सकारात्मक बात जो कही जा सकती है वो ये है कि 3D प्रिंटिंग पारंपरिक निर्माण की तुलना में पारिस्थितिक रूप से कहीं अधिक कुशल है, मुख्य रूप से 3D प्रिंटिंग मोटार में सीमेंट के अनुपात में कमी के कारण। अंत में अंतिम उत्पाद की तुलना करनी होगी। प्री फैब्रिकेटेड और पारंपरिक घरों में पूरा पैकेज मिलता है, जबकि 3D प्रिंटेड घरों में सामग्री सख्त होने पर इंसुलेशन और स्ट्रक्चरल काम बाकी रहता है। एक 3D प्रिंटर एक तैयार घर नहीं दे सकता। चर्चा समाप्त। पूरा घर प्रिंट करने का विचार कूल है, लेकिन 3D प्रिंटर अभी भी बड़े उपकरण हैं, जिन्हें काफी रखरखाव और हर प्रोजेक्ट में सटीक तैयारी चाहिए। सिर्फ निर्माण लागत में थोड़ी बचत करना, जब बाकी जगह बजट से ज्यादा खर्च हो, पर्याप्त नहीं है, खासकर जब तुलना प्री फैब्रिकेटेड घरों से करें, जो इन तीनों में सबसे सस्ते, पूरी तरह तैयार हैं और इनकी उम्र भी लंबी होती है। लगभग तय है कि निर्माण में 3D प्रिंटिंग तकनीक समय के साथ बेहतर होगी और आने वाले कुछ दशकों में हम निर्माण लागत में भारी गिरावट देखेंगे। फिलहाल हालांकि यह अभी भी एक बेहतरीन विचार के परीक्षण और उसकी शुरुआती चुनौतियों से गुजरने का मामला है। प्री फैब्रिकेटेड घर पारंपरिक रूप से बने घरों की तुलना में तेजी से बनाए जा सकते हैं। ये पारंपरिक निर्माण और 3D निर्माण दोनों की तुलना में काफी सस्ते होते हैं। ये उच्च मानकों का पालन करते हैं और पर्यावरण पर कम असर डालते हैं, जिससे फिलहाल ये 3D प्रिंटरों से कहीं बेहतर विकल्प बनते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।